हेलो माय फ्रेंड्स, ट्रिकी सॉल्यूशन राजीव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं नया सेशन लेके आया हूँ आपके सामने और भौतिकी का 11वीं का पहला सेशन आज चालू करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है भौतिकी। तो भौतिकी क्या है? देखिए, प्राकृतिक के नियमों को अगर हमें समझना है, अगर अच्छी तरह से जानना उसके फंडामेंटल रूल्स को, तो हमें भौतिकी का सहारा लेना पड़ेगा। तो भौतिकी एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, जिसकी मदद से हम प्राकृतिक के नियमों का अध्ययन करते हैं और ये पता करते हैं कि सारी वस्तुएं धरती पर ही क्यों गिरती है। कोई वस्तु को छोड़ दीजिए, वो धरती पर गिरती है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण गिरती है। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ होती है। जो सूरज उगते तथा डूबते समय लाल दिखाई देता है, दोपहर के समय क्यों सफ़ेद दिखाई देता है, आसमान में लाखों तारे रात को टिमटिमाते दिखाई देते हैं, सूर्य गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, ये सब किसी इनका कोई आधार भी नहीं है। फिर ये कैसे गति करते हैं, इन सारी घटनाओं की व्याख्या भौतिकी करता है। तरीज़ात कैसे आते हैं, बिजली कैसे गिरती है, और ये बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, हवाएं कैसे चलती हैं, ये सारी जो जितनी नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल घटनाएं हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन भौतिकी की मदद से किया जाता है। तो भौतिकी एक टूल्स है जिसके जरिए हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए, ब्रह्मांड में मूलतः 4 बलों का अभी तक इंसानों ने खोज किया है। 4 बलों का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल पहला बल है। गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। जो 2 द्रव्यमान वाले पिंड एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है F=gm1m2/r² होता है। तो चलिए, पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर गिरती है तो उससे गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर वो क्या होती है, गिरती है। तो 2 वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F=gm1m2/r²। यहाँ पर स्टूडेंट मैं ओरली बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस इसको समझना। हमारा टॉपिक है यूनिट इन डायमेंशन। तो चलिए, दूसरा कौन फोर्स है? दूसरा फोर्स है कूलम बल। कूलम मतलब ये जो बल होता है, ये आवेशों के बीच में लगता है। 2 आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे समझिए, आवेश के फंडामेंटल रूल को पहले समझिए। देखिए, प्लस और प्लस आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। प्लस और प्लस के बीच में लगता है प्रतिकर्षण बल और माइनस माइनस के बीच भी लगता है प्रतिकर्षण बल, लेकिन प्लस और माइनस के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल। चाहे माइनस और प्लस के बीच में लगता है आकर्षण बल। इससे क्या स्पष्ट होता है कि सिमिलर चार्ज में प्रतिकर्षण होता है और डिफरेंट चार्ज में क्या होता है, बोलिए तो आकर्षण होता है। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट। इसी फोर्स को कूलम ने व्यक्त किया है F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आगे क्लास में आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझिए, F=K Q1 Q2/r²। 2 आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है, उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बोलते हैं कूलम बल। तो चलिए, इसके बाद हम तीसरा जो फोर्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फोर्स है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा फोर्स है नाभिकीय बल। नाभिक में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, केमिस्ट्री थोड़ा सा भी पता हो कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको न्यूक्लियंस बोला जाता है। प्रोटॉन के बीच में लगता है प्रतिकर्षण बल, अभी कुछ देर पहले सुने हैं। तो प्रोटॉन के बीच में लगता है प्रतिकर्षण बल, फिर भी वो नाभिक में एक दूसरे के पास कैसे होते हैं? कौन ऐसा फोर्स है जो इसके को बांध के रखा है, प्रोटॉन को प्रोटॉन के इतना पास में? तो जरूर कोई फोर्स होगा जो प्रोटॉन में जो लगता है प्रतिकर्षण बल उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसी को बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है? बहुत शॉर्ट टाइम का फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। 10⁻⁻15 कोटि रेंज में ये सब लगता है, एक फर्मी रेंज में लगता है, ठीक है। तो नाभिकीय बल अभी तक प्राप्त बलों में सबसे प्रबल बल है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा और इंटरेस्टिंग फोर्स क्या है? तो चौथा फोर्स है वीक इंटरेक्शन फोर्स, मंद अनुनीय क्रिया जिसे बोला जाता है। देखिए, मंद अनुनीय क्रिया जो है वो भी नाभिक के न्यूट्रॉन के विघटन से संबंधित है। जब न्यूट्रॉन का विघटन प्रोटॉन में होता है तो इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो कण उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो घटना होती है जिस बल के कारण होती है, एक बहुत मंद अनुनीय बल के कारण होती है, जिसे बीटा माइनस एक्टिविटी कहा जाता है। इसे मंद अनुनीय क्रिया कहा जाता है। चालू करते हैं, मात्रक और बीमा। मात्रक एवं बीमा। यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखिए, मात्रक और बीमा, पहला ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। सबसे पहले इसमें पढ़ना है आपको भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी।
ध्यान से समझिए स्टूडेंट, फिजिकल राशियां, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें आप माप सकते हैं उन्हें बोलते हैं भौतिक राशियां। जिन भी राशियों को आप माप सकते हैं भौतिकी की विधि से तो उसे बोलते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो भौतिक राशियां कितनी तरह की होती हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले भौतिक राशि किसे कहते हैं फिर से एक बार बोल देते हैं। दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दोज कैन बी मेजरेबल, दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिन भौतिक राशियों को, जिन राशियों को आप माप सकते हो उन्हें बोलते हैं भौतिक राशियां। जैसे बोलते हैं लंबाई, चौड़ाई, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, आवेश, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि, लंबाई, द्रव्यमान। जैसे इसके बाद आ गया वेग हो गया, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया। ये जितनी भी राशियां मैं आपको बोल रहा हूँ उनको माप सकते हैं। तो उनको मापने के लिए किसी खास तरह के माप की आवश्यकता होती है, ये सब आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं हम आपको। तो जिन राशियों को आप माप सकते हैं उन्हें बोला जाता है भौतिक राशियां। तो एक्सप्लेन इसको अच्छी तरह से आप समझ गए कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियां कितनी तरह, भौतिक राशियां हो गया, चलिए ठीक है। दूसरी होती है अभौतिक राशियां। अभौतिक राशियां, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी समझ लीजिए। अभौतिक राशियां किसे कहते हैं? जिन राशियों को आप नहीं माप सकते हैं उन्हें बोलते हैं अभौतिक राशियां, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दोज कैन नॉट बी मेजरेबल, दोज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जिन भौतिक राशियों को आप माप नहीं सकते हैं, जिनको मापने के लिए कोई मापदंड उपलब्ध नहीं है, उसे बोलते हैं अभौतिक राशियां। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि दर्द को मापिए, प्यार को मापिए, मोहब्बत को मापिए, तो इसको आप नहीं माप सकते हैं, ये अभौतिक राशियां हैं, ठीक है। ईश्वरीय राशियां हैं, इसको नहीं माप सकते, मतलब एक अनुभव है, अनुभव को कैसे मापेंगे? तो आप समझिए कि जिन राशियों को आप माप सकते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। दोज टाइप ऑफ क्वांटिटीज दोज आर मेजरेबल, दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी दोज आर नॉट मेजरेबल, दोज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जिन राशियों को आप माप सकते हैं उन्हें बोलते हैं भौतिक राशि, और जिन राशियों को आप नहीं माप सकते हो उसे बोलते हैं अभौतिक राशियां। इसमें कोई भी दिक्कत और समस्या, प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम आपको पढ़ना है कि भौतिक जो राशियां होती हैं, भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखिए यहाँ पर भौतिक राशियों के बारे में हम पढ़ते हैं। भौतिक राशियां हम 3 प्रकार के अब आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एक होती है मूल राशियां। अच्छी तरह से स्टूडेंट बेस समझिए, बेस बताते हैं। मूल राशियां होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू का मतलब समझ लीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, संपूरक राशियां, कॉम्प्लीमेंट्री, पीक्यूएस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तीसरी होती है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट समझ लीजिए कि भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है। अगर आपसे किसी ने पूछा, अगर आपसे मैंने पूछा, अगर किसी ने नहीं भी पूछा तो एग्जाम में पूछता है, तो बोलिए भौतिक राशियां, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड वन इज इक्वल टू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये आपको समझना है, ठीक है। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है, मूल राशियां, संपूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए मूल राशियां किसे कहते हैं स्टूडेंट, सिंपल बात है, अगर अच्छी तरह से आप समझ लिए तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए मूल राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे क्या बोलते हैं बोलिए? तो मूल राशियां बोलते हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें बोलते हैं मूल राशियां बोलते हैं उन्हें। दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दोज आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दोज आर इंडिपेंडेंट, तो उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, वो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें बोला जाता है मूल राशियां बोलते हैं, उन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? बहुत ज्यादा नहीं होती है, इनकी संख्या सिर्फ 7 होती है। और 7 संख्याओं को अगर आप याद कर लिए तो पूरे भौतिकी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल राशियां बोलते हैं।
मूल राशि का मतलब ये होता है किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, जैसे मूल ध्वनि अन्य ध्वनियों पर निर्भर नहीं करता है, आप पढ़े होंगे हिंदी में। तो मूल राशियां वैसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। इनकी संख्या कितनी होती है बोलिए तो 7 होती है। देखिए इनकी संख्या क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा और उसी तरह से याद करिए सबसे पहले इसको, ठीक है। लंबाई इसको बोलते हैं लेंथ, द्रव्यमान इसको बोलते हैं मास, लंबाई द्रव्यमान, समय टाइम, लंबाई द्रव्यमान समय, विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिक करंट, ताप टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद होता है 7 नंबर होता है पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए सबसे पहले मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे किसी ने पूछा तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है बोलिए तो आपने बोलेंगे 7 भौतिक राशियां मूल राशियां होती हैं। वो कौन कौन होती हैं, लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, ताप होता है, ज्योति तीव्रता होता है और पदार्थ का परिमाण होता है। सबसे पहले स्टूडेंट मूल राशियां कौन कौन होती हैं अगर आपको याद हो गया तो मैं उम्मीद के साथ बोल सकता हूं कि इनकी मात्रक और इनकी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले इन राशियों के बारे में एक्सप्लेन कर लीजिए आप लोग। तो मूल राशियां किसे कहते हैं, इसको नोट्स बना लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे। वैसी राशियां जो स्वतंत्र होती है इनकी संख्या 7 होती है, मूल राशियां होती है। तो मूल राशियां फिर से एक बार बोलेंगे, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ का परिमाण हो गया। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, विद्युत धारा को करंट बोलते हैं, ताप को टेम्परेचर और ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ के परिमाण को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोला जाता है। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और कौन कौन होती है आपको इसी तरह बोलने आना पड़ेगा। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ का परिमाण हो गया। तो आपको इसी तरह मतलब फ्रीक्वेंटली बोलने आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसका नोट्स आप अच्छी तरह से बनाइएगा और अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। कोई भी ऐसा चैप्टर भौतिकी का नहीं है जिसमें ये चैप्टर नहीं हो। हर चैप्टर में आप पढ़िएगा जाके, एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर है उसमें फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, उसके यूनिट और मात्रक लिखना वहाँ पे पड़ता है। अगर वहाँ पे भाषण नहीं भी लिखता है तो उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इसलिए दिया गया है कि फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ लीजिए और कहीं भी लिख लीजिए। तो ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूरक राशियां, संपूरक राशियों की संख्या 2 है। देखिए एक होता है समतल कोण, समतल कोण होता है और उसके बाद होता है ठोस कोण, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो यहां पर ध्यान से देखिए समतल कोण किसे कहते हैं। देखिए ये समतल हो गया, इस समतल में हम अगर कोई कोण बनाते हैं तो उसे बोलते हैं समतल कोण, प्लेन कोण बोलते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल बोलते हैं, समतल कोण बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, समतल कोण। तो देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे अगर इस प्लेन में कोई भी आपके जो कॉपी होता है, कॉपी के प्लेन में, नोटबुक के प्लेन में जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं कौन कोण बोलते हैं बोले तो समतल कोण बोलते हैं। पहले इस कोण को ध्यान से समझिए। कोई भी पेज पे समतल इस तरह का सरफेस वहां पे जो कोण बनाते हैं उसे कौन कोण बोलते हैं बोले तो समतल कोण बोलते हैं। चलिए ठीक है। देखिए अगर आप इसके बाद कौन कौन है बोलिए ठोस कोण है। ठोस कोणों को अगर समझना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हो गया ठोस कोण, आप देख रहे हैं इसको ठोस कोण। ठोस कोण का मतलब होता है कि सॉलिड से, कि सॉलिड के द्वारा कहीं पे कोण आंतरित किया जाता है तो उसे बोलते हैं ठोस कोण बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, ठीक है। तो ये कहीं पे कोण बना रहा है, ठीक है। ये सरफेस इस तरह का सरफेस है, मान लेते हैं कि ऐसा भी सरफेस होता है, ऐसा भी सरफेस होता है। एक कोण यहाँ पर बना रहा है तो इसको बोलेंगे सॉलिड कोण बोलते हैं। चाहे ऐसा भी हो, कोई सरफेस हो कहीं पे कोण बना रहा हो तो इसको बोलते हैं सॉलिड कोण बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट समझ रहिएगा, किसी सॉलिड के द्वारा, जैसे आप किसी फल में ऐसे पार्ट को
काट के ऐसे निकाल लिया जाए तो यहाँ पे सेंटर पे जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे सॉलिड कोण बोलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये बात समझ में आना चाहिए कि सॉलिड कोण और समतल कोण में अंतर क्या होता है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो समतल जो कोण होता है किसी समतल में जो बनता है उसे समतल कोण बोलते हैं। जब किसी ठोस के अंदर जो कोण बनता है उसे बोलते हैं कौन कोण बोलते हैं, बोलिए तो ठोस कोण बोलते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि संपूरक राशियां मतलब सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री राशियों की संख्या कितनी है, 2 है। एक समतल कोण है, दूसरा क्या है, ठोस कोण है। इन्हीं राशियों का ऐसा ही मात्रक और बीमा हम आगे के नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट इन्हीं का जब ऐसा ही मात्रक और बीमा लिखा जाता है तो सबसे पहले इसको हम क्लियर कर ले, क्योंकि ये क्लियर कर लेंगे तो हमको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप समझ के देखिए, इन्हीं सब राशियों से हम पूरे भौतिकी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट कितना जबरदस्त बात है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न का मतलब होता है, व्युत्पन्न मतलब जो उत्पन्न हुई है दूसरी भौतिक राशियों से। तो ऐसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, वे राशियां जो मूल राशियों के पदों में एक्सप्रेस किए जाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, बोलिए तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोलते हैं। जिन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है, उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दोज आर expressed in the term of fundamental physical quantities, those are called derived physical quantities। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए इस बात को, ठीक है। जैसे देखिए इसके एग्जांपल को समझिए, जैसे क्षेत्रफल हो गया, जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल हम ले लेंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है, बोलिए तो लंबाई गुने क्या होता है, बोलिए तो चौड़ाई होता है। आप तो सिंपल जानते होंगे। तो हमको ये बताइए कि ये जो क्षेत्रफल है वो लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड करता है। लंबाई भी एक प्रकार का लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है। तो लंबाई ये चौड़ाई दोनों एल ही है, लेंथ ही है दोनों। तो ये बोले तो क्षेत्रफल किस पे डिपेंड किया, लंबाई पर डिपेंड किया। तो यहाँ पर लंबाई क्या है, बोलिए तो मूल राशि है, इसलिए क्षेत्रफल मूल राशि पर निर्भर किया। तो जो क्षेत्रफल को मूल राशि के पदों में लिखा गया है, इसलिए क्षेत्रफल को कौन राशि बोलेंगे, बोलिए तो व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। जैसे क्षेत्रफल के बाद मैंने बोल दिया आयतन। आयतन में आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या हो जाएगा, बोलिए तो ऊंचाई। तो ऐसे आप लिख देंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई भी एक प्रकार का लंबाई तो लंबाई ही है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है, ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई है। तो आयतन को लंबाई के पदों में हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया है। तो लंबाई क्या है, मूल राशियां हैं। तो आयतन को लंबाई के पदों में माने मूल राशियों के पदों में एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए आयतन कौन सी राशि हो गई, बोलिए तो व्युत्पन्न राशि हो गई। क्योंकि मैंने इसके एक्सप्लेनेशन, इसके परिभाषा में एक्सप्लेन किया था और बताया अभी तक कुछ देर पहले कि वे राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, उसके बाद ले लेते हैं चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझिए, दूरी एक प्रकार का क्या है, बोलिए तो लंबाई है। दूरी एक प्रकार का लंबाई है, समय तो समय है, आप जानते ही हैं। तो आप ये बताइए कि लंबाई क्या है, बोलिए तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। समय भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो बोलिए तो लंबाई और समय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इनके टर्म में किसको एक्सप्रेस किया गया है, बोलिए तो चाल को एक्सप्रेस किया गया है। तो चाल कौन सी राशि हो गई, बोलिए तो व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई, क्योंकि चाल को हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त किए हैं। तो चलिए इसके बारे में फिर से एक लास्ट बार डेफिनेशन बता देते हैं कि वैसी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल स्टूडेंट, बस इसको बेसिक तौर पे इसको लीजिए और इसको ठीक कीजिए अच्छी तरह से। उम्मीद करते हैं कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, अगर आप यूनिट और मात्रक अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं और उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो चलिए कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं सिंपल तरीके से, आप देखिए। ये आपको दे रहे हैं मतलब होमवर्क के तौर पे। आप सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल, एरिया, आप जानते हैं लंबाई गुने क्या होता है, बोलिए तो चौड़ाई। आपको ये बस याद कर लेना है। आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला बस याद करेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है।
डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, त्वरण हो गया एक्सेलरेशन, वेग बटा समय। वेग बदलने की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। इस सब को एक्सप्लेन करना है आगे।